नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। सभी का बहुत बहुत स्वागत है द्रोणा बैच के अंदर। मेरा नाम है तनुज बंसल और आप देख रहे हैं चैप्टर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन का आज हमारा लेक्चर नंबर 4 है भाई। इस लेक्चर के अंदर हम क्या डिस्कस करने वाले हैं एक बार उसको देख लेते हैं भाई। क्या डिस्कस करने वाले हैं आज के लेक्चर के हमारे जो टॉपिक्स रहने वाले हैं वो रहने वाले हैं एडी करंट्स और सेल्फ इंडक्टेंस। ठीक है ना, तो इसके बारे में हम डिस्कशन करने वाले हैं। तो चलिए भाई, एडी करंट्स क्या होते हैं, एडी करंट्स क्या होते हैं, आइए डिस्कस करते हैं। देखो भाई, क्या लिखा हुआ है एडी करंट्स की डेफिनेशन, और इनको एडी 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 क्यों बोला जाता है यार, इसके बारे में बात करेंगे। देखो क्या लिखा हुआ है, द इंड्यूस्ड करंट्स प्रोड्यूस्ड इन द बल्क पीसेस ऑफ कंडक्टर्स। देखो ध्यान से सुनो मेरी बात। जैसे एक लूप है, ये लूप हो गई, ये लूप हो गई, ठीक है। ये जो है एक लूप है, इसमें करंट को एक वेल डिफाइंड पाथ में जाना पड़ेगा। करंट ऐसे जा सकता है, इंड्यूस्ड करंट ऐसे जा सकता है। ये लूप हो गई, इसमें करंट का पाथ फिक्स है, करंट का पाथ डिफाइंड है कि इसको ऐसे ही जाना पड़ेगा। आई इंड्यूस्ड वेल डिफाइंड पाथ, थोड़ा सा इसको मोटा करते हैं। हाँ, वेल डिफाइंड पाथ है। कैसा पाथ है? वेल डिफाइंड पाथ। वेल डिफाइंड पाथ का मतलब कि पाथ फिक्स कर रखा है कि ऐसे जाएगा, ऐसे जाएगा। सो फार वी हैव स्टडीड द इलेक्ट्रिक करंट्स इंड्यूस्ड इन द वेल डिफाइंड पाथ्स इन द कंडक्टर लाइक सर्कुलर लूप्स एटसेट्रा। सर्कुलर लूप, स्क्वायर लूप, इसमें पाथ फिक्स है, ऐसे ही जाएगा, इधर उधर नहीं जाएगा। या तो क्लॉकवाइज जाएगा या एंटी क्लॉकवाइज जाएगा, इधर उधर नहीं जाएगा भाई। ठीक है जी, इसमें पाथ क्या है? फिक्स है भाई। पाथ क्या है? फिक्स है। अच्छा जी, लेकिन अगर बल्क पीस ले लिया जाए किसी कंडक्टर का, बल्क पीस का मतलब मान लो शीट ले ली जाए, शीट ले ली जाए, ये शीट है भाई, शीट है। क्या इस शीट के अंदर इंड्यूस्ड करंट होगा? इसमें कोई पाथ डिफाइंड नहीं है कि करंट को कैसे जाना है, वो शीट में कहीं पे भी जा सकता है। मतलब इसमें जो करंट होंगे इस शीट के अंदर, वो करंट कुछ ऐसे होंगे भाई। छोटे छोटे करंट वो अपने बना लेंगे, छोटे छोटे पाथ में वो अपने करंट बना लेंगे, क्योंकि उनका कोई वेल डिफाइंड पाथ तो है नहीं। तो कोई भी छोटा सा एक वॉल्यूम लोगे, उसमें आपको एडी करंट मिलेगा। मान लो एडी करंट एंटी क्लॉकवाइज डेवलप हो रहा है। एडी करंट एक टाइप का इंड्यूस्ड करंट ही है बेटा, है इंड्यूस्ड करंट ही, कोई अलग से करंट नहीं डेवलप हो गया। ये समझो कि भगवान ने कोई नया करंट भेज दिया, अरे एडी करंट आ गया, नहीं, है इंड्यूस्ड करंट ही। अगर वेल डिफाइंड पाथ में वो है, वो तो हमने अभी तक पढ़ा ही है, वो तो इंड्यूस्ड करंट है। लेकिन उसी इंड्यूस्ड करंट का दूसरा नाम हो जाएगा अगर उसको एक बल्क पीस में, बल्क पीस मतलब एक भरा हुआ, ये तो खाली है अंदर से, सिर्फ साइडों साइडों में सर्कमफ्रेंस है, तार है, ये तो ये शीट है, ठीक है ना, ये शीट है। तो इसमें जो करंट प्रोड्यूस होंगे, छोटे 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 पाथ वो अपने आप बना लेंगे, छोटे छोटे पाथ वो अपने आप बना लेंगे। देखो क्या लिखा हुआ है, इवन व्हेन बल्क पीसेस ऑफ कंडक्टर्स आर सब्जेक्टेड टू चेंजिंग मैग्नेटिक फ्लक्स, जब बल्क पीस को भी मैग्नेटिक फ्लक्स में चेंज किया जाता है, मतलब बल्क पीसेस के अंदर से भी मैग्नेटिक फ्लक्स को चेंज किया जाता है, तो उनके अंदर भी इंड्यूस्ड करंट प्रोड्यूस होते हैं। इंड्यूस्ड करंट्स आर प्रोड्यूस्ड इन देम, हाउएवर देयर फ्लो पैटर्न्स रिजेंबल द swirling eddies in water and these currents are called are eddy currents। देखो सुनो, समझाता हूं। अभी तक जो इंड्यूस्ड करंट पढ़ रहे थे उनमें पाथ फिक्स था, यहां पे शीट के अंदर पाथ फिक्स नहीं है, ये अपने अपने में ही छोटे छोटे एडी करंट्स अपने आप ही बना लेते हैं। एंटी क्लॉकवाइज भी बना सकते हैं, क्लॉकवाइज भी बना सकते हैं भाई, क्लॉकवाइज 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 ऐसे भी बना सकते हैं भाई। एंटी क्लॉकवाइज भी और क्लॉकवाइज भी बना सकते हैं। दोनों ही तरीकों से एडी करंट्स यहां पे प्रोड्यूस किए जा सकते हैं, ठीक है जी, दोनों ही तरीकों से वो यहां पे एडी करंट्स को बना सकते हैं। क्लियर हो रही है बात? दोनों ही तरीकों से बनाए जा सकते हैं। अब यहां पे समझिएगा कि ये दोनों ही तरीकों से जब एडी करंट्स यहां पे बनाए गए, ये किस में प्रोड्यूस हो रहे हैं? बल्क पीस में प्रोड्यूस हो रहे हैं। किस में प्रोड्यूस हो रहे हैं? बल्क पीस में। सॉलिड पीस कोई भी मान लो क्यूब है,
क्यूब भी हो सकता है, ये लो क्यूब, क्यूब के अंदर एडी करंट्स, क्यूब के अंदर एडी करंट्स, ठीक है ना। बल्क पीस, कोई भी बल्क पीस हो गया उसके अंदर एडी करंट्स प्रोड्यूस हो रहे हैं भाई, उसके अंदर एडी करंट्स प्रोड्यूस हो रहे हैं। हाउएवर देयर फ्लो पैटर्न्स रिजेंबल स्वर्लिंग एडीज इन वाटर। पानी में देखा है जैसे वर्लपूल वगैरह या एडीज वगैरह बन जाते हैं, जब पानी फ्लो करता है तो पानी में वर्लपूल वगैरह बन जाते हैं, या इस तरीके से ही एडीज बन जाती हैं। पानी के मॉलिक्यूल्स के रोटेशन की वजह से एक ही जगह पे पानी घूमता रहता है, एक ही जगह पे पानी घूमता रहता है, तो वहां पे पानी में स्वर्लिंग एडीज बन जाती हैं, घूमती हुई एडीज बन जाती, इनको एडीज कहा जाता है, एडीज इन वाटर, इनको कहा जाता है एडीज इन वाटर। वहीं से नाम आया है एडी करंट का, वहीं से नाम आया है किसका, एडी करंट्स का, ठीक है ना। वहीं से एडी करंट्स का नाम यहां पे हमें देखने को मिलता है। ये बात क्लियर होनी चाहिए भैया आपको कि अगर वेल डिफाइंड पाथ में है तो उसे नॉर्मल इंड्यूस्ड करंट बोलेंगे, वेल डिफाइंड पाथ नहीं है, बल्क पीस है, तो उसे एडी करंट बोलेंगे, है वो इंड्यूस्ड करंट ही। तो एडी करंट कोई नया करंट नहीं है, इंड्यूस्ड करंट प्रोड्यूस्ड इन द बल्क पीसेस ऑफ कंडक्टर्स आर कॉल्ड एडी करंट्स। इसका एप्लीकेशन क्या है, एडी करंट्स के एप्लीकेशंस को डिस्कस करते हैं भाई। ये डायग्राम बिल्कुल ऐसे की ऐसे एनसीईआरटी में गिवन है, ठीक है जी, बिल्कुल ऐसे की ऐसे एनसीईआरटी में गिवन है। हो सकता है ये डायग्राम आपको दिखाई ना दे रही हो, ठीक है ना, दिस डायग्राम मे नॉट बी विजिबल टू यू इतना अच्छे से, तो मैं साथ में आपके लिए डायग्राम बना भी दूंगा, ठीक है ना। जिस तरीके की यहाँ पे बनी हुई है उस तरीके की डायग्राम मैं आपके लिए यहाँ पे बना दूंगा, ठीक है नहीं। चलो, सबसे पहली एप्लीकेशन है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक डैम्पिंग। सबसे पहली एप्लीकेशन है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक डैम्पिंग। अब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक डैम्पिंग क्या होती है समझो बात को जरा, ठीक है जी। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक डैम्पिंग क्या होती है, इस बात को क्लियरली अंडरस्टैंड करो। मान लो ये आपको यहां पे अगर दिख रहा है, ये हमारे पास एक सीलिंग दिखा दी हमने, उस सीलिंग से एक शीट लटक रही है, उस सीलिंग से एक शीट लटक रही है भाई, कंडक्टिंग शीट, उस सीलिंग से एक शीट लटक रही है। कैसी शीट है, कंडक्टिंग शीट, और ये कंडक्टिंग शीट इस सीलिंग में इधर उधर जाएगी पेंडुलम की तरह, पेंडुलम की तरह ऑसिलेट होगी ऐसे, समझ पा रहे हो, इस तरीके से ऑसिलेट होगी। इसके मैं क्या करता हूं, इस शीट के दोनों साइड में मैं मैग्नेट लगा देता हूं। अब मैं थोड़ा सा व्यू चेंज करके आपको इसको दिखाता हूं कि व्यू चेंज करके ये कैसा दिखेगा, फिर आपको ज्यादा समझ में आएगा, क्योंकि उस डायग्राम में तो आपको कुछ भी क्लियर नजर नहीं आने वाला। यहां पे देखिएगा, दो मैग्नेट ले लेते हैं, सीलिंग बना दी और उसके बीच में शीट ये है, उसके बीच में ये शीट है भाई, ठीक, उसके बीच में शीट ऐसे ऐसे ऑसिलेट कर रही है लाइक दिस, द शीट इज ऑसिलेटिंग लाइक दिस, ऐसे बाहर आ रही है, फिर अंदर जा रही है, फिर बाहर आ रही है, फिर अंदर जा रही है, और इस साइड में दोनों मैग्नेट्स लगे हुए हैं, साइड में दोनों क्या लगे हुए हैं, मैग्नेट्स लगे हुए हैं। शीट अंदर बाहर आ रही है, इसमें अंदर बाहर, अंदर बाहर, अंदर बाहर, ऐसे चल रही है शीट, ठीक। तो इस शीट में क्या प्रोड्यूस होंगे, एडी करंट्स प्रोड्यूस होंगे जब यह शीट इन दोनों मैग्नेट्स के बीच में से क्रॉस करेगी, जब यह शीट इन दोनों मैग्नेट्स के बीच में से क्रॉस करेगी, ठीक है ना। मैं आपको एक और व्यू दिखाता हूं, मान लो मैग्नेट ऐसे रखे हुए हैं, अब आपको शायद ज्यादा समझ में आएगा। शीट इनमें से क्रॉस करके अंदर जा रही है, तो जैसे ही शीट इसमें से क्रॉस करके ऐसे अंदर जाएगी तो इसमें से मैग्नेटिक फील्ड बढ़ेगी, ठीक है ना। जैसे ही शीट अंदर जाएगी तो इसमें फ्लक्स क्या होगी, इंक्रीज होगी। यही शीट
अगर बाहर जाएगी तो इस शीट में से फ्लक्स क्या होगी, डिक्रीज होगी। इस शीट में से फ्लक्स क्या होगी, डिक्रीज होगी, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जो होती हैं, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जो होती हैं वो नॉर्थ से साउथ डायरेक्शन की तरफ ऐसे होती हैं भाई, ठीक है ना। मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जो होती हैं वो नॉर्थ से साउथ डायरेक्शन की तरफ ऐसे होती हैं, नॉर्थ से साउथ। बार मैग्नेट की वजह से मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बाहर के किसी पॉइंट पे नॉर्थ से साउथ होती है। तो जब ये शीट इनमें से जाएगी तो इसमें से मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ज्यादा क्रॉस करेंगी जब शीट अंदर जाएगी, और शीट बाहर जाएगी तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कम क्रॉस करेंगी, मतलब फ्लक्स डिक्रीज होगी। तो दोनों केसेस में इसमें एडी करंट्स प्रोड्यूस होंगे। मान लो शीट के अंदर जाते वक्त एडी करंट्स एंटी क्लॉकवाइज हैं, तो जब शीट बाहर जाएगी तो यही एडी करंट्स जो हैं वो क्लॉकवाइज प्रोड्यूस होंगे। यही शीट जब बाहर जाएगी इसमें से तो एडी करंट्स क्लॉकवाइज प्रोड्यूस होंगे। देखो ऊपर नीचे मैग्नेट रखे हैं, शीट बीच में से जा रही है, शीट अंदर आ रही है, विजुअलाइज करो, ऊपर नीचे मैग्नेट रखे हैं, शीट अंदर आ रही है, फ्लक्स बढ़ रही है, एक डायरेक्शन में एडी करंट दिखा दिए, इंड्यूस्ड करंट। फिर उसके बाद शीट बाहर जा रही है, फ्लक्स डिक्रीज हो रही है, तो अब इंड्यूस्ड करंट की डायरेक्शन अलग होगी। अगर ये एंटी क्लॉकवाइज है तो ये क्लॉकवाइज, ये क्लॉकवाइज है तो ये एंटी क्लॉकवाइज, दोनों एक दूसरे के क्या होंगे, ऑपोजिट होंगे, ठीक है जी। इसी तरीके से यहां पे होगा, इसी तरीके से इस शीट में भी क्या होगा, एडी करंट्स प्रोड्यूस होंगे भैया, ठीक है ना। इस तरीके से शीट में क्या होंगे, एडी करंट्स प्रोड्यूस होंगे। बस इस व्यू में क्या है, दो मैग्नेट आप ऐसे मानो साइड में रखे हुए हैं और उनके बीच में से शीट ऐसे ऑसिलेट कर रही है, एडी करंट्स प्रोड्यूस होंगे, एडी करंट्स प्रोड्यूस होंगे। इनके करंट के प्रोड्यूस होने की वजह से होगा क्या, धीरे धीरे ये जो है हॉल्ट कर जाएगा, यानी कि स्टॉप कर जाएगा। क्यों कर जाएगा बेटा, क्योंकि इसमें डैंपिंग होगी। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक डैंपिंग का मतलब होता है मोशन का रुक जाना, मोशन का रेजिस्ट होना या रुक जाना, या मोशन का अपोज होना, मोशन का अपोज होना। कौन अपोज कर रहा है बेटा, आपको पता है लेंज लॉ। लेंज लॉ क्या होता है, लेंज लॉ कहता है कि इंड्यूस्ड करंट जिसकी वजह से प्रोड्यूस होता है उसी को अपोज करता है, उसी को अपोज करता है। तो एडी करंट्स भी एक टाइप के इंड्यूस्ड करंट्स ही हैं, तो इनमें भी ऑपोजिशन होगा। तो जब ये कॉइल जब ये लूप जो है शीट इसके अंदर आएगी, मैग्नेट्स के बीच में आएगी, या इसको देख लो, इस व्यू को देख लो, जब ये शीट इन मैग्नेट्स के बीच में जाएगी तब भी इस शीट का मोशन अपोज होगा, और जब ये शीट बाहर जाएगी तब भी अपोज होगा। यानी कि दोनों ही केसेस में जब ये शीट ऐसे आ रही होगी तब भी ऑपोजिशन होगा, जब ये शीट बाहर जा रही होगी तब भी ऑपोजिशन होगा। यानी कि इन एनी केस इस शीट का मोशन रिस्ट्रिक्ट होगा, इस शीट का मोशन क्या होगा, रिस्ट्रिक्ट होगा, यानी कि इस शीट के मोशन को रोका जाएगा इन एनी केस, ठीक है ना। जब इस शीट के मोशन को इन एनी केस रोका जाएगा, ठीक है ना, मतलब चाहे ये अंदर आए, चाहे ये अंदर आए, चाहे ये बाहर जाए, तो भैया अल्टीमेटली ये रुक जाएगी, अल्टीमेटली रुक जाएगी, ठीक है ना, फिर ऑसिलेट करना बंद कर देगी। इसको कहते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक डैंपिंग, ठीक है जी, इसको कहते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक डैंपिंग, ठीक है जी। अगर ये डायग्राम थोड़ी बहुत आपको दिख रही है तो अच्छी बात है, नहीं दिख रही है तो इस डायग्राम की मदद ले लीजिएगा, ठीक है ना। बात एक ही है जो मैंने आपको समझाने की कोशिश की, ये चीज यहां पे लिखी भी हुई है सारी। Copper plate is allowed to swing like a pendulum between the pole pieces of a strong magnet. कॉपर प्लेट को इसके बीच में ऑसिलेट करने के लिए अलाउ किया गया है, ऐसा मिला है। इट इज फाउंड दैट मोशन इज डैम्प्ड and in a little while the plate comes to a halt in the magnetic field. We can explain this phenomena on the basis of electromagnetic induction. Magnetic flux associated with the plate keeps on changing as the plate moves in and out of the region between the magnetic poles. कि कभी वो प्लेट पोल्स के बीच में आती है, कभी उस पोल से बाहर चली जाती है, तो जिसकी वजह से उसमें क्या चेंज हो रहा है, मैग्नेटिक फ्लक्स का चेंज हो रहा है। तो अगर यहां पे मैग्नेटिक फ्लक्स का चेंज हो रहा है, जब वो प्लेट बार बार इसके अंदर बाहर जा रही है, द फ्लक्स चेंज इंड्यूसेस एडी करंट्स इन द प्लेट्स. द डायरेक्शन ऑफ द एडी करंट्स आर ऑपोजिट व्हेन द प्लेट्स स्विंग
into the region between the poles and when it swings out of the region between the poles। यानी कि जब वो प्लेट अंदर आ रही है, ये मैंने आपको बता दिया, प्लेट जब अंदर आ रही है तब एडी करंट्स की डायरेक्शन अलग है, बाहर जा रही है तब एडी करंट्स की डायरेक्शन अलग है। दोनों ही केसेस में एडी करंट्स जो है वो चेंज हो जाएंगे, ठीक है ना, दोनों ही केसेस में एडी करंट्स की डायरेक्शन चेंज हो जाएगी। और ये करंट्स जिसकी वजह से प्रोड्यूस होते हैं उसी को अपोज करते हैं, यानी कि इनका मोशन अपोज होता रहेगा और धीरे 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 ये जो शीट है यहां पे रुक जाएगी, ठीक है ना, ये जो शीट है यहां पे रुक जाएगी और इसी को कहते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक डैंपिंग, ठीक है ना। मोशन का रेजिस्ट होना या मोशन का कम होना या मोशन का अपोज होना, इसको कहते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक डैंपिंग, जो कि यहां पे लिखा हुआ है, डायग्राम भी बनी हुई है, ये एनसीईआरटी की डायग्राम है, ठीक है जी, ओके। अब क्या लिखा हुआ है, अब पढ़ो ध्यान से। डायग्राम तो नहीं दिख रही होगी इतना अच्छे से, और वो अभी आपको देखने की जरूरत भी नहीं है, ठीक है ना, क्योंकि मैं डायग्राम आपके लिए बनाऊंगा ही। कह रहे हैं कि अगर इस कॉपर शीट के अंदर, कॉपर प्लेट के अंदर स्लॉट्स कट कर दिए जाएं, if the slots are cut in the copper plate, area available to the flow of eddy currents is less. Thus, the pendulum plates with the holes or slots reduces electromagnetic damping and the plate swings more freely. ध्यान से सुनिएगा इस बात को। कह रहे हैं कि अगर वो जो कॉपर शीट आपके इसके बीच में आप ऑसिलेट करवा रहे हो ना, इस शीट में ना स्लॉट कट कर दो, ऐसे इस शीट में स्लॉट कट कर दो, ठीक है, स्लॉट कट कर दिए, स्लॉट कट करने से इसके बीच में स्लॉट कट कर दिए, स्लॉट कट करने से एरिया रिड्यूस हो गया, एरिया रिड्यूस होने से B इंटू ए फ्लक्स कम हो गई, क्योंकि एरिया कम हो रहा है तो फ्लक्स कम हो गई, तो इंड्यूस्ड ईएमएफ भी कम हो गया, तो अपोज भी कम हो गया, अपोज ऑफ मोशन जो है वो भी रिड्यूस हो गया भाई, अपोज ऑफ मोशन भी रिड्यूस हो गया। अगर किसी कॉपर प्लेट में, शीट में स्लॉट कट कर दिया, एरिया कम हो गया, फ्लक्स कम हो गई, इंड्यूस्ड ईएमएफ कम हो गया, इसका मतलब अब शीट पे जब ये शीट ऑसिलेट करेगी तो अब उतना ऑपोजिशन नहीं होगा, ठीक है ना। ये तरीका है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक डैंपिंग को कम करने का। If the rectangular slots are made in the copper plate, the area available to the flow of eddy currents is less. Thus, the pendulum plate with holes or slots reduces electromagnetic damping and the plate swings more freely. अब प्लेट ज्यादा फ्रीली स्विंग कर सकती है, ज्यादा उछल कूद कर सकती है, फ्री हो गई मैं, ज्यादा उछल कूद कर सकती है। This fact is helpful in reducing eddy currents in the metallic cores of transformer. ट्रांसफॉर्मर के अंदर जो मेटालिक कोर्स होती हैं, जो मेटल की कोर्स, मेटल की शीट्स बनी होती हैं, उसके अंदर अगर आपको एडी करंट्स को कम करना है तो यही तरीका यूज किया जाता है। इलेक्ट्रिक मोटर्स में और ऐसी ही और डिवाइसेस में यही तरीका यूज किया जाता है। कौन से वाला? स्लॉट कटिंग वाला तरीका यूज किया जा सकता है। एडी करंट्स आर अनडिजायरेबल, ये अनडिजायरेबल होते हैं, फालतू में आ जाते हैं, ठीक है ना, क्योंकि ये तो अपोजिशन करने के लिए आते हैं भाई, हमें डिजायरेबल चीज नहीं है ये, ठीक है ना। हालांकि फायदा भी हो रहा है एडी करंट से, ठीक है ना, ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक डैंपिंग का फायदा आगे समझाऊंगा मैं आपको, ठीक है ना, पक्का समझाने वाला हूं। एडी करंट्स आर अनडिजायरेबल सिंस दे हीट अप द कोर एंड डिसिपेट इलेक्ट्रिक एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ हीट। क्योंकि बेटा एडी करंट्स, अब करंट है, ठीक है ना, करंट की वजह से क्या प्रोड्यूस होती है? हीट। करंट की वजह से क्या प्रोड्यूस होती है? हीट प्रोड्यूस होती है। H = I² RT। जितना ज्यादा करंट उतनी ज्यादा हीट प्रोड्यूस होगी, जिसकी वजह से हीटिंग इफेक्ट क्रिएट होते हैं। तो वो जो कोर है, ट्रांसफॉर्मर गर्म हो जाता है, ठीक है ना, या जो मोटर है वो गर्म हो जाती है एडी करंट्स की वजह से। तो कुछ जगह पे एडी करंट्स ये हमारे लिए अनडिजायरेबल होता है, मतलब हमें नहीं चाहिए होता, फालतू में गर्म करता है, फालतू में हमारा ट्रांसफॉर्मर गर्म हो जाएगा, फालतू में हमारी मोटर गर्म हो जाएगी। तो इस बात का हमें ख्याल रखना पड़ेगा, ठीक है जी। तो अभी तक जो पढ़ा है एक बार देख लेते हैं। एडी करंट्स क्या होते हैं? बल्क पीसेस ऑफ कंडक्टर में जो करंट प्रोड्यूस होते हैं उनको एडी करंट्स बोला जाता है, ठीक। पहली एप्लीकेशन है डैंपिंग की, ये मोशन को रिड्यूस करता है, मोशन को अपोज करता है। सर ये एप्लीकेशन कैसे हुई?
ये तो अपोज कर रहा है मोशन को, तो ये एप्लीकेशन कैसे हुई बता रहा हूं, ठीक है ना। ये पहले समझो इस बात को। ये समझ गए थे कि प्लेट का मोशन रिस्ट्रिक्ट हो रहा है, ये डैम्पिंग होती है, ये सारी बात समझ गए थे, ये पूरा समझा दिया है मैंने, ठीक है जी। उसके बाद मैंने कहा इसमें स्लॉट कट कर लो, एरिया कम हो जाएगा, फ्लक्स कम हो जाएगी, इंड्यूस्ड कम ईएमएफ कम हो जाएगा, करंट कम हो जाएगा, तो अपोजिशन कम होगा। ये एडी करंट्स जो हैं वो अनडिजायरेबल होते हैं बेटा, ये फालतू में आपके ट्रांसफार्मर मोटर को गर्म कर देंगे, इसीलिए कोशिश की जाती है इनको कम करने की, और इसीलिए स्लॉट कटिंग वाला तरीका जो मैंने बताया है वो काफी कारगर सिद्ध होता है। अच्छा जी, ये मैंने अब यहां पे बता दिया। ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक में डैम्पिंग को अगर कम करना है तो स्लॉट कटिंग की जाती है। डेड बीट गैल्वेनोमीटर्स, डेड बीट गैल्वेनोमीटर्स क्या होते हैं सुनो। आपने गैल्वेनोमीटर पढ़ा है, ठीक है जी, गैल्वेनोमीटर की वर्किंग पढ़ी है हमने मैग्नेटिज्म में। गैल्वेनोमीटर में क्या होता है, अंदर एक कोर होती है सिलेंड्रिकल, ऊपर कॉइल चढ़ी होती है, याद है आपको, ऊपर कॉइल चढ़ी होती है, एक साइड से फिक्स होती है और दूसरी साइड उसके स्प्रिंग होता है, दूसरी साइड उसके स्प्रिंग होता है जिसके साथ नीडल कनेक्टेड होती है। गैल्वेनोमीटर को याद करो भाई, दूसरी साइड उसके स्प्रिंग होता है जिसके साथ क्या कनेक्टेड होती है, नीडल कनेक्टेड होती है। तो जैसे ही अब आपको याद होगा मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर किस प्रिंसिपल पे वर्क करता है, जिसको नहीं पता सुन लो। मूविंग कॉइल जो गैल्वेनोमीटर होता है वो इस प्रिंसिपल पे वर्क करता है कि जब करंट कैरिंग कॉइल को, इसमें करंट होगा, जब करंट कैरिंग कॉइल को मैग्नेटिक फील्ड में रखा जाता है, इधर मैग्नेट्स होंगे, ठीक है ना, इधर मैग्नेट्स होंगे, जब करंट कैरिंग कॉइल को मैग्नेटिक फील्ड में रखा जाता है तो उसके ऊपर टॉर्क लगता है और वो रोटेट होती है। वो क्या होती है, रोटेट होती है। ये यहां पे जो है कोर है, ठीक है ना, ये क्या है, कोर है। अब ये कह रहे हैं कि सर्टेन गैल्वेनोमीटर्स हैव अ फिक्स्ड कोर ऑफ नॉन मैग्नेटिक मेटेलिक मटेरियल। ये जो कोर है ये कह रहे हैं कि जिसके ऊपर कॉइल चढ़ी होती है, कोर का मतलब जिसके ऊपर कॉइल चढ़ी होती है, ये नॉन मैग्नेटिक मेटेलिक मटेरियल होता है, मतलब मेटल की होती है, वैसे मैग्नेटिक नहीं होती, मतलब पैरामैग्नेटिक डायमैग्नेटिक फेरो कुछ नहीं होता, ठीक है ना, लेकिन मेटेलिक की होती है, वैसे मेटल होती है अंदर से ये, ठीक है जी। तो ये कोर व्हेन द कॉइल ऑसिलेट्स, क्योंकि इस पे टॉर्क लगेगा, टॉर्क लगेगा, ये कॉइल रोटेट करेगी, स्प्रिंग भी रोटेट करेगा, ठीक है ना, स्प्रिंग भी रोटेट करेगा, स्प्रिंग के साथ नीडल लगी होती है, स्प्रिंग के साथ नीडल लगी होती है जिससे हमें रीडिंग मिलती है भाई, ये स्केल होता है। स्प्रिंग जब ऑसिलेट, ये कॉइल रोटेट करती है, उसकी वजह से स्प्रिंग रोटेट करेगा, स्प्रिंग में रीस्टोरिंग टॉर्क डेवलप होता है जिसकी वजह से ये ऑसिलेट करता है, कॉइल भी ऑसिलेट करती है। व्हेन द कॉइल ऑसिलेट्स द एडी करंट्स जनरेटेड इन द कोर अपोज द मोशन एंड ब्रिंग द कॉइल टू रेस्ट क्विकली। देखो क्या होता है, डेड बीट गैल्वेनोमीटर्स करते क्या हैं उस बात को समझो। डेड बीट गैल्वेनोमीटर्स हमें रीडिंग जल्दी प्रोवाइड कर देते हैं। कैसे, आपने देखा होगा कि जैसे एमीटर है, ठीक है ना, जैसे एमीटर है, ठीक है ना, या गैल्वेनोमीटर है या वोल्टमीटर है, उसमें रीडिंग होती है, नीडल ऑसिलेट करती है। आप जब इसको सर्किट में लगाओगे नीडल थोड़ी देर ऑसिलेट करेगी, फिर थोड़ी देर में स्टेबल हो जाएगी, जो रीडिंग नोट करनी होगी। लेकिन डेड बीट गैल्वेनोमीटर्स वो होते हैं जिसमें नीडल बड़ी जल्दी स्टेबल हो जाती है, नीडल बड़ी जल्दी स्टेबल हो जाती है। क्यों, क्योंकि क्या होता है, इसमें एडी करंट्स प्रोड्यूस होते हैं जो कि नीडल के रोटेशन को अपोज करते हैं, ठीक है ना, एडी करंट्स इस नीडल के रोटेशन को अपोज करते हैं, इसके रोटेशन को अपोज करते हैं। एडी करंट्स अपोज द रोटेशन, अपोज द ऑसिलेशन या रोटेशन, इसके ऑसिलेशन को, जो ये नीडल बार बार ऐसे ऐसे ऑसिलेट करती है, इसके ऑसिलेशन को अपोज करते हैं, ठीक है ना, जिसकी वजह से ये जल्दी रुक जाती है। जल्दी रुक जाती है तो रीडिंग फास्ट मिलती है बेटा, रीडिंग रेडिली मिलती है, रीडिंग फास्ट मिलती है। बस ये इसका फायदा है कि आपको ज्यादा देर तक रुकना नहीं पड़ेगा। आपने गैल्वेनोमीटर को सर्किट में लगाया, तुरंत नीडल स्टेबल हो जाएगी, तुरंत स्टेबल हो जाएगी, ये इसका काम। तो डैंपिंग का काम आ गया ना, डैंपिंग का काम आ गया, ये नीडल को रोकती है, ठीक है ना, नीडल को रोकती है, ज्यादा ऑसिलेट करने से रोकती है, क्योंकि देखो कॉइल है,
कॉइल के साथ स्प्रिंग है, स्प्रिंग के साथ नीडल है। नीडल जब रुक जाएगी, ठीक है ना, नीडल जब रुक जाएगी रीडिंग हमें दिख जाएगी। तो नीडल रुकेगी, स्प्रिंग रुकेगा, स्प्रिंग रुकेगा, कॉइल रुकेगी। तो ये किसकी वजह से होता है? एडी करंट जो प्रोड्यूस हो रहे हैं इसकी वजह से होता है, ठीक है ना। एडी करंट जो है वो ऑसिलेशन को अपोज करते हैं, जिसकी वजह से नीडल जल्दी रुक जाती है और रीडिंग हमें क्विकली मिल जाती है, रीडिंग फास्ट मिलती, ठीक है जी। तो इस बात का ख्याल रखिएगा। ये है अ मैग्नेट इज ड्रॉप्ड फ्रॉम सेम हाइट, क्वेश्चन है एक, अ मैग्नेट इज ड्रॉप्ड फ्रॉम सेम हाइट थ्रू द पीवीसी एंड एल्यूमिनियम पाइप्स ईच, इन विच केस द मैग्नेट विल रीच द ग्राउंड फर्स्ट। देखो यार, दो पाइप लिए हैं, क्वेश्चन पढ़ो पहले। दो पाइप ली हैं, एक पीवीसी पाइप है और एक एल्यूमिनियम पाइप है। एल्यूमिनियम कंडक्टर है, पीवीसी हमारा नॉर्मल प्लास्टिक हो गया, पॉलीमर्स वगैरह, ठीक है जी, मतलब प्लास्टिक हो गया बेसिकली। पीवीसी आप कह लो, प्लास्टिक वाली पाइप जो होती है, ठीक है ना, वो वाली पाइप। इसमें से कह रहे हैं मैग्नेट को गिराया गया, दोनों केसेस में मैग्नेट को सेम हाइट से गिराया गया है, मैग्नेट को गिराया गया है। जब ये मैग्नेट को इसमें से गिराया जाएगा सेम हाइट में से, तो आपसे पूछा गया कि किस केस में मैग्नेट जल्दी नीचे पहुंचेगा, किस केस में मैग्नेट जल्दी नीचे पहुंचेगा। भाई बहुत आसान है, जिसमें इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन होगा उसमें मोशन का अपोज होता है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन किस में होगा, मेटल में या प्लास्टिक में? बताओ भाई, किस में होगा? मेटल में। तो इसमें बार मैग्नेट का जो मोशन है वो अपोज होगा। क्यों होगा? सुनो मेरी बात। जब ये बार मैग्नेट नीचे की तरफ आएगा, अब बार मैग्नेट के पास क्या होती है? मैग्नेटिक फील्ड होती है। बार मैग्नेट के पास क्या होती है? मैग्नेटिक फील्ड होती है भाई, ठीक है ना, ये मैग्नेटिक फील्ड होती है बार मैग्नेट के पास। जब ये बार मैग्नेट नीचे गिर रहा है तो इसके थ्रू, इस पाइप के थ्रू फ्लक्स चेंज होगी, ठीक है ना, ड्यू टू मोशन ऑफ बार मैग्नेट। जब ये बार मैग्नेट मूव करेगा ड्यू टू मोशन ऑफ बार मैग्नेट, मैग्नेटिक फ्लक्स, मैग्नेटिक फ्लक्स थ्रू एल्यूमिनियम पाइप, थ्रू एल्यूमिनियम पाइप changes, aluminum pipe changes and currents are induced, currents are induced in the pipe। तो इसकी वजह से पाइप में क्या इंड्यूस होते हैं? करंट इंड्यूस होते हैं, एंड करंट्स आर इंड्यूस्ड इन द पाइप। तो एल्यूमिनियम पाइप के अंदर छोटे 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 करंट इंड्यूस हो जाएंगे। इसकी वजह से मैग्नेट पे ऊपर की तरफ फोर्स लगेगा, मैग्नेट पे ऊपर की तरफ फोर्स लगेगा जो इसके मोशन को रेजिस्ट करेगा, जिसको हम बोल सकते हैं रेजिस्टिव फोर्स। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन की वजह से लग रहा है ये, ठीक है ना, ड्यू टू एडी करंट्स जो इसमें प्रोड्यूस हुए एल्यूमिनियम पाइप के अंदर, क्योंकि मेटल की पाइप होगी, अंदर से तो हॉलो है, मेटल की पाइप होगी, तो इसमें क्या प्रोड्यूस होंगे? एडी करंट्स जो कि मैग्नेट के मोशन को रिस्ट्रिक्ट करेंगे। दीज करंट्स विल रिस्ट्रिक्ट द मोशन ऑफ मैग्नेट। ये करंट्स जो हैं वो मैग्नेट के मोशन को रिस्ट्रिक्ट करेंगे। तो किस केस में मैग्नेट जो है पहले पहुंचेगा? आंसर क्या है हमारा? आंसर है पीवीसी में पहले पहुंचेगा, ये आंसर है हमारा। पीवीसी पाइप के अंदर जो मैग्नेट है वो पहले पहुंचेगा, ठीक है ना, पीवीसी पाइप के अंदर जो मैग्नेट है वो पहले पहुंचेगा भाई। क्लियर हो गई बात? पहले पहुंच जाएगा, इसमें पहले पहुंच जाएगा, इसमें अपोजिशन होगा, अपोजिशन होगा तो देर से पहुंचेगा, ठीक है जी, बहुत बढ़िया। ये फायदे गिना रहा हूं मैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक डैम्पिंग के, सवाल भी करवा दिया इलेक्ट्रोमैग्नेटिक डैम्पिंग पे। अगला फायदा देखो, मैग्नेटिक ब्रेकिंग इन ट्रेन्स।
वैसे ट्रेन के ब्रेक लगाए जाते हैं, ठीक है ना, वो मैकेनिकल ब्रेक्स हैं, मैकेनिकल ब्रेक्स हैं। लेकिन अब टेक्नोलॉजी आगे आगे बढ़ती जा रही है, मैग्नेटिक ब्रेक्स भी लगाए जाते हैं। मैग्नेटिक ब्रेक्स कैसे लगाए जाते हैं, सुनो। स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोमैग्नेट्स आर सिचुएटेड above the rails in some electrically powered trains, ठीक है ना, ये ट्रेन के ट्रैक हैं, ठीक है ना, ये इनको रेल्स बोलते हैं। इनको क्या बोलते हैं बेटा, रेल्स। जो पटरियां होती हैं इनको रेल्स बोलते हैं, ठीक है ना। इन पटरियों के ऊपर इलेक्ट्रोमैग्नेट लगाए जाते हैं, इन पटरियों के ऊपर इलेक्ट्रोमैग्नेट लगाए जाते हैं इन द सम इलेक्ट्रिकली पावर्ड ट्रेन्स। व्हेन द इलेक्ट्रोमैग्नेट्स आर एक्टिवेटेड, the eddy currents induced in the rails oppose the motion of the current। ये रेल्स के अंदर एडी करंट्स प्रोड्यूस होते हैं। जब ट्रेन इसके ऊपर से जाती है तो ये एडी करंट्स अपोज द मोशन ऑफ द ट्रेन। एज देयर इज नो मैकेनिकल लिंकेज द ब्रेकिंग इफेक्ट इज स्मूथ। ये ब्रेक स्मूथली लग जाते हैं क्योंकि इसमें कोई मैकेनिकल ब्रेक्स नहीं होते। मैकेनिकल ब्रेक्स का मतलब जैसे कार के, स्कूटर के, किसी के भी ब्रेक लगते हैं तो जैसे टायर को रोकना है तो उसके साथ कोई चीज टच होगी। जैसे साइकिल है, ठीक है ना, ये साइकिल का टायर है मान लो, और ये ब्रेक शू है, ये ब्रेक शू है जो साइकिल के टायर को रोकता है ना, दोनों साइड से जब हम ब्रेक दबाते हैं तो दोनों साइड से वो लगते हैं, ये ब्रेक शू है। तो ये कौन सा ब्रेक है बेटा, मैकेनिकल ब्रेक है। ये एक्चुअल में ब्रेक इसके साथ टच हो रहे हैं, क्या हो रहे हैं, टच हो रहे हैं, ये मैकेनिकल ब्रेकिंग होगी, इसे कहते हैं मैकेनिकल ब्रेक्स, मैकेनिकल ब्रेक्स। इस केस में क्या हो रहा है, जब ट्रेन इसके ऊपर से जा रही है इलेक्ट्रोमैग्नेट एक्टिवेट हो जाएंगे, और जैसे ही इलेक्ट्रोमैग्नेट एक्टिवेट हो जाएंगे इसमें क्या इंड्यूस होंगे, करंट इंड्यूस होंगे, और उस करंट की वजह से ट्रेन का मोशन अपोज हो जाएगा, ठीक है जी। तो इसकी वजह से ये ट्रेन जो है वो रुक जाएगी। ब्रेकिंग इफेक्ट स्मूथ होता है, टच कुछ नहीं होता, टच कुछ नहीं होता, इसलिए ये ब्रेकिंग इफेक्ट स्मूथ होता है भाई, स्मूथ होता है, ठीक। इंडक्शन फर्नेस, इंडक्शन फर्नेस होती है भाई, आपको पता है एडी करंट से हीट प्रोड्यूस होती है। एडी करंट से क्या प्रोड्यूस होती है भाई, एडी करंट क्या है, इंड्यूस्ड करंट। इसमें से क्या प्रोड्यूस होती है, हीट प्रोड्यूस होती है। तो इसमें जो हीट प्रोड्यूस होगी वो आई इंड्यूस्ड का स्क्वायर इंटू आर इंटू टी होगी, आई स्क्वायर आर टी होता है। तो जितने ज्यादा एडी करंट्स प्रोड्यूस होंगे उतनी ज्यादा हीट प्रोड्यूस होगी। तो इंडक्शन फर्नेस के अंदर हमें मेटल्स को मेल्ट करने के लिए हीट की आवश्यकता होती है भाई। देखो क्या लिखा हुआ है, इंडक्शन फर्नेस कैन बी यूज्ड टू प्रोड्यूस हाई टेम्परेचर्स एंड कैन बी यूटिलाइज्ड टू प्रिपेयर अलॉयज बाय मेल्टिंग द कॉन्स्टिट्यूएंट मेटल्स। इंडक्शन फर्नेस के अंदर हाई टेम्परेचर क्रिएट करने के लिए, अब देखो हीट प्रोड्यूस की जाएगी, कैन बी यूटिलाइज्ड टू प्रिपेयर अलॉयज बाय मेल्टिंग द कॉन्स्टिट्यूएंट मेटल्स। मेटल्स को मेल्ट किया जाएगा, मिक्स किया जाएगा, अलॉयज बनाई जाएंगी। मेल्ट करने के लिए क्या चाहिए, हीट चाहिए। हीट कहां से मिलेगी, इंड्यूस्ड करंट से। इंड्यूस्ड करंट मतलब एडी करंट। अ हाई फ्रीक्वेंसी ऑल्टरनेटिंग करंट इज पास्ड थ्रू अ कॉइल which surrounds the metals to be melted. The eddy currents generated in the metals produced high temperature sufficient to melt it. देखो भैया, ऑल्टरनेटिंग करंट जो है, हाई फ्रीक्वेंसी ऑल्टरनेटिंग करंट, ऑल्टरनेटिंग करंट वो होता है, इसके बारे में डिटेल ज्यादा नहीं है लेकिन ऑल्टरनेटिंग करंट हमें आगे आएगा, ठीक है ना। ऑल्टरनेटिंग करंट प्रोड्यूस होता है जो अपनी डायरेक्शन चेंज करता है और मैग्नीट्यूड चेंज करता है। करंट चेंज हो रहा है, करंट चेंज हो रहा है, ठीक है जी। इसकी वजह से जो ये जो हाई फ्रीक्वेंसी ऑल्टरनेटिंग करंट, फ्रीक्वेंसी बहुत तेज होती है इसकी, मतलब बड़ी जल्दी चेंज होता है, बड़ी जल्दी बड़ी जल्दी बड़ी जल्दी बड़ी जल्दी चेंज होता है, ठीक है जी। इसकी वजह से फ्लक्स चेंज होती है, ठीक है ना। ज्यादा तेजी से करंट चेंज होने की वजह से, क्योंकि करंट चेंज होता है, ऑल्टरनेटिंग करंट है, चेंज तो हो ही रहा है, आपको दिख रहा है, पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव चेंज हो रहा है। तो इसकी वजह से फ्लक्स चेंज हो रही है। फ्लक्स चेंज होने की वजह से एडी करंट प्रोड्यूस हो रहे हैं विच सराउंड्स द मेटल्स टू बी मेल्टेड। ऑल्टरनेटिंग हाई फ्रीक्वेंसी करंट साइडों में लगा दिया जाता है जिसकी वजह से फ्लक्स चेंज होती है
और ये मेटल के साइड में लगे होते हैं, तो इससे मेटल में एडी करंट्स आ जाते हैं, तो इसकी वजह से हीट प्रोड्यूस होती है और मेटल्स मेल्ट हो जाते हैं। दोबारा सुनो, इंडक्शन फर्नेस के अंदर क्या होता है? इंडक्शन फर्नेस के अंदर एडी करंट्स की मदद से हाई टेम्परेचर क्रिएट होता है और मेटल्स को मेल्ट किया जाता है। बस इतना सा जानना है आपको, कुछ नहीं करना। कि ये पता भी है नहीं भी पता तो कोई फर्क नहीं पड़ता, हालांकि मैंने बता दिया। ठीक है जी, क्लियर है? ओके। घर में अपने जो पुराने टाइप के मीटर लगे होते थे, आजकल तो डिजिटल मीटर भी आने लग गए हैं, एनालॉग मीटर लगे होते थे, उनके अंदर एक डिस्क होती थी। वो डिस्क इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन से एडी करंट से चलती थी। उस डिस्क जब वो रोटेट होती थी तब उसकी वजह से हमें रीडिंग मिलती थी कि भाई कितने यूनिट खर्च हो गए हैं। वही चीज यहां पे लिखा हुआ है, द शाइनी मेटल डिस्क इन द इलेक्ट्रिक पावर मीटर एनालॉग टाइप। एनालॉग टाइप मतलब पुराने वाला, डिजिटल नहीं। दो टाइप के मीटर होते हैं, एनालॉग, डिजिटल। ठीक है जी, एनालॉग जो मतलब बेसिकली जो हमें पुराने वाले थे, मैकेनिकल मीटर्स। तो इसमें क्या होता है, वो डिस्क जो है वो एडी करंट की वजह से रोटेट होती थी। द इलेक्ट्रिक करंट्स आर इंड्यूस्ड इन द डिस्क, मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस्ड बाय साइनोसॉइडल वेरिक करंट्स इन अ कॉइल। करंट जो है वो साइनोसॉइडल होता था। साइनोसॉइडल करंट का मतलब जो साइन के ग्राफ को फॉलो करते हैं, यही वाले, ये वाले साइनोसॉइडली वेरिंग करंट्स, जो कि एडी करंट्स को प्रोड्यूस करेंगे, जिसकी वजह से डिस्क घूमेगी। यहां पे डिस्क रुकेगी नहीं, अब ये उल्टा बिहेव करवाते हैं, यहां पे डिस्क को घुमाते हैं। ठीक है ना, उसमें हमें नहीं जाना कि कैसे घुमाते हैं, लेकिन घुमाते हैं। ठीक है ना, बस ये पता होना चाहिए। इसके एप्लीकेशंस की बात कर रहे हैं, बहुत ज्यादा डिटेल में नहीं जा रहे हैं। ठीक है जी, तो शाइनी डिस्क इन द इलेक्ट्रिक पावर मीटर रोटेट्स ड्यू टू द एडी करंट्स। इलेक्ट्रिक करंट्स आर इंड्यूस्ड इन द डिस्क बाय द मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस्ड बाय द साइनोसॉइडल वेरिंग करंट्स। ये करंट है, इसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होती है। भाई करंट आएगा तो मैग्नेटिक फील्ड आएगी। ठीक है ना, करंट चेंज हो रहा है, करंट चेंज हो रहा है, मैग्नेटिक फील्ड चेंज होगी। साइन के ग्राफ को फॉलो कर रहे हैं, मैग्नेटिक फील्ड चेंज हो रही है तो फ्लक्स चेंज हो रही है, फ्लक्स चेंज हो रही है तो एडी करंट प्रोड्यूस हो रहे हैं, फ्लक्स चेंज हो रही है तो एडी करंट प्रोड्यूस हो रहे हैं। यानी कि हमने क्या चेंज किया बेटा, करंट। करंट से क्या चेंज हुई, मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है ना, और मैग्नेटिक फील्ड से क्या चेंज हुई, फ्लक्स। फ्लक्स से चेंज हुआ, यानी कि फ्लक्स चेंज हुआ तो एडी करंट प्रोड्यूस होगा। ठीक है जी, तो यू कैन ऑब्जर्व द रोटेटिंग शाइनी डिस्क इन द पावर मीटर ऑफ योर हाउस। ठीक है ना, एनालॉग टाइप अगर मीटर है तो उसमें आपको ये शाइनी डिस्क आपको दिखाई दे जाएगी, दिखाई दे जाएगी भैया। इंडक्शन कुकटॉप, इंडक्शन कुकटॉप जो आपका इंडक्शन कुकटॉप होता है भाई, इंडक्शन कुकटॉप जो इंडक्शन चूल्हा होता है जिसपे आप खाना बनाते हो, उसमें भी कुछ ऐसा ही प्रिंसिपल होता है। ठीक है ना, थोड़ा सा मैं इसका प्रिंसिपल आपको बता देता हूं, ये चूल्हा ही बना देता हूं। ठीक है ना, इंडक्शन चूल्हा, इसका प्लग होता है, ये मैंने प्लग बना दिया इसका, 3 शू प्लग, 3 पिन प्लग। ठीक है ना, बिजली सप्लाई से कनेक्ट होगा। इसके अंदर होता क्या है, इसके अंदर कॉइल होती है बेटा, इसके अंदर कॉइल्स होती हैं। इसके अंदर कॉइल्स होती हैं जो कि इलेक्ट्रिकल सप्लाई से कनेक्ट होती हैं। इसके ऊपर आप अपना बर्तन रखते हो, मान लो आपने फ्राई पैन रख दिया, फ्राई पैन रख दिया, इसमें पानी गर्म करना है या दूध गर्म करना है या पानी गर्म करना है, वो आपने यहां पे रख दिया। होता क्या है कि ये आपने प्लग से कनेक्ट किया। कौन सी सप्लाई होती है बेटा, एसी सप्लाई होती है। एसी सप्लाई क्यों ली जाती है, क्योंकि ऑल्टरनेटिंग करंट वेरिएबल होता है, कभी प्लस कभी माइनस, ऑल्टरनेटिंग करंट वेरिएबल होता है, यानी कि करंट चेंज होता है बेटा। करंट चेंज होने की वजह से अभी फिर मैग्नेटिक फील्ड भी चेंज होगी, और मैग्नेटिक फील्ड चेंज होने की वजह से फ्लक्स भी चेंज होती है। ये सप्लाई कनेक्टेड है, यहां से करंट आएगा, इस कॉइल में जाएगा, इस कॉइल में जाएगा, तो इस कॉइल की वजह से मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट होगी, इस कॉइल की वजह से मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट होगी, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्रिएट होंगी। ठीक है ना, ये कॉइल्स हैं, ऐसे रखी गई हैं, ये देखो ऐसे
ऐसे रखा जाता है ना इंडक्शन कुकटॉप, ऐसे रखा जाता है, तो इसकी वजह से ये कॉइल्स हैं, कॉइल्स हैं, ठीक है ना, उनमें करंट है, उसकी वजह से क्या क्रिएट हो रही है, मैग्नेटिक फील्ड या मैग्नेटिक फ्लक्स क्रिएट हो रही है। अब ये जो मैग्नेटिक फ्लक्स है ये इस बर्तन में से भी पास होती है, ये जो मैग्नेटिक फ्लक्स है इस बर्तन में से भी पास होती है। तो इस बर्तन में जो पानी रखा हुआ है उसमें एडी करंट्स प्रोड्यूस होंगे, क्योंकि ये जो फ्लक्स है ये चेंज हो रही है, ये चेंजिंग है, मैग्नेटिक फील्ड या मैग्नेटिक फ्लक्स जो है ये क्या है, चेंजिंग है। तो इसकी वजह से इस बर्तन के अंदर जो पानी रखा हुआ है उसमें एडी करंट आएंगे, और उस एडी करंट से इसमें हीट प्रोड्यूस होगी और खाना या जो भी पानी है वो गर्म हो जाएगा। ठीक है जी। ऑल्टरनेटिंग करंट का सहारा लिया जाता है। ऑल्टरनेटिंग करंट जो होता है वो डायरेक्शन चेंज करता है, मैग्नेटिक फील्ड चेंज होती है, फ्लक्स चेंज होती है। ये इस कॉइल में फ्लो हुआ, कॉइल के ऊपर बर्तन रखा हुआ है, तो कॉइल की जो मैग्नेटिक फील्ड है वो उस बर्तन में से भी पास करेगी। उस बर्तन में रखा हुआ है पानी, तो फ्लक्स चेंज होने की वजह से पानी के अंदर एडी करंट प्रोड्यूस होते हैं, जिसकी वजह से पानी गर्म हो जाता है क्योंकि हीट प्रोड्यूस होती है। ये इसका फिनोमिना है इंडक्शन कुकटॉप का। इसमें भी साइनोसॉइडली वेरिंग करंट्स, ऑल्टरनेटिंग करंट्स थे, ठीक है ना। इसके अंदर भी ऑल्टरनेटिंग करंट्स थे। सर ऑल्टरनेटिंग करंट ही क्यों यूज किए जाते हैं, ठीक है ना, या आई लिखना था यहां पे, ऑल्टरनेटिंग करंट ही क्यों यूज किए जाते हैं, क्योंकि ये चेंज होते हैं, इनके चेंज होने की वजह से फ्लक्स चेंज होती है, मेन बात ये है। यहां पे भी यही था, फर्नेस के अंदर, इलेक्ट्रिक पावर मीटर्स के अंदर भी यही था, और इंडक्शन कुकटॉप के अंदर भी यही था। कौन से करंट्स थे, ऑल्टरनेटिंग करंट्स। कौन से करंट थे, ऑल्टरनेटिंग करंट। इसके ऊपर क्वेश्चन आ चुका है भाई, एडी करंट्स के ऊपर क्वेश्चन आ चुका है ना, आ चुका है क्वेश्चन, इस पे आपको घबराने की कोई बात नहीं है, ठीक है ना, क्वेश्चन आ चुका है। और वो मतलब बड़ा इजी क्वेश्चन था। आपसे पूछा गया था कि विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट कंसिस्ट ऑफ एडी करंट्स, मतलब किस में एडी करंट प्रोड्यूस नहीं होते। बहुत सारी एग्जांपल्स दी हुई थी, नीट का PYQ था वो, उसमें जो हमारा आंसर था वो इलेक्ट्रिक हीटर था भैया। इलेक्ट्रिक हीटर जो है वो एडी करंट से नहीं चलता, डू नॉट वर्क या डज नॉट वर्क ऑन एडी करंट्स, डजंट वर्क ऑन एडी करंट्स। ये एडी करंट के प्रिंसिपल पे वर्क नहीं करता। ये उसका आंसर था भाई। आपको 4 ऑप्शन दिए गए थे, उस 4 ऑप्शंस में से आपको ये बताना था कि उनमें से कौन सा डिवाइस एडी करंट पे नहीं चलता। एक हीटर था, एक ट्रेन्स थी जो वो तो चलती हैं, ठीक है ना, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक डैम्पिंग का कुछ एग्जांपल दिया हुआ था, इलेक्ट्रोमैग्नेट का एग्जांपल दिया हुआ था, तो उनमें से एक ऑप्शन था इलेक्ट्रिक हीटर। ये एडी करंट पे वर्क नहीं करता, ये हीटिंग इफेक्ट पे वर्क करता है, ठीक है ना, ये जूल के हीटिंग इफेक्ट पे वर्क करता है, इसमें एडी करंट का कोई रोल नहीं है। जूल का हीटिंग इफेक्ट मतलब इसमें सीधा सीधा क्या होता है, करंट आता है, करंट की वजह से हीट प्रोड्यूस होती है, एडी करंट नहीं होते, ठीक है ना, क्लियर है, बहुत बढ़िया। सेल्फ इंडक्शन अगला जो हम यहां पे करने वाले हैं। अब एडी करंट हमारा हो गया भैया, एडी करंट हमारा हो गया। अब हम यहां पे सेल्फ इंडक्शन करने वाले हैं, लेकिन उससे पहले यहां पे पानी पी लेते हैं भाई, पी लें पानी। ठंडा पानी है यार बहुत। सुनिएगा, द प्रॉपर्टी ऑफ अ कॉइल by which it opposes the change in flux in itself। कॉइल की वो प्रॉपर्टी जिसकी वजह से वो अपने में ही चेंज होने वाले फ्लक्स को अपोज करती है, इस प्रॉपर्टी को सेल्फ इंडक्शन कहा जाता है। इस प्रॉपर्टी को सेल्फ इंडक्शन कहा जाता है। सुनिएगा ध्यान से, जैसे मान लो एक कॉइल है, इसमें करंट फ्लो हो रहा है, मान लो वो करंट डिक्रीज हो रहा है,
तो ये कॉइल उसको भी अपोज करेगी। और मान लो करंट इस कॉइल में इंक्रीज हो रहा है, तो ये कॉइल उसको भी अपोज करेगी। अगर ये कॉइल में करंट इंक्रीज हो रहा है तो ये कॉइल उसको भी अपोज करेगी, और डिक्रीज हो रहा है तो उसको भी अपोज करेगी, यानी कि जो हो रहा है उसे अपोज करना है, वही इंड्यूस्ड करंट। जो हो रहा है उसे अपोज करना है। अगर डिक्रीज हो रहा है कॉइल में करंट, करंट किस डायरेक्शन में है? इस डायरेक्शन में। इस डायरेक्शन में करंट डिक्रीज हो रहा है, तो ये कॉइल कोशिश करेगी कि मैं इस डायरेक्शन में करंट बढ़ा दूं, तो इसमें इंड्यूस्ड करंट इसी डायरेक्शन में डेवलप हो जाएगा। इसमें इंड्यूस्ड करंट इसी डायरेक्शन में डेवलप हो जाएगा। इस कॉइल के अंदर करंट इंक्रीज कर रहा है, तो ये कॉइल कोशिश करेगी कि इस करंट को घटा दूं, तो इस करंट को घटाने के लिए इसमें इंड्यूस्ड करंट ऑपोजिट डायरेक्शन में डेवलप होगा। ऑपोजिट डायरेक्शन में डेवलप होगा। मेरी बात का ध्यान देना कि कभी भी अगर कॉइल में करंट चेंज हो रहा है तो उसकी वजह से कॉइल अपने में ही होने वाले करंट के चेंज को या फ्लक्स के चेंज को अपोज करती है। उसको सेल्फ इंडक्शन कहते हैं। क्योंकि करंट चेंज हो रहा है तो बेटा फ्लक्स चेंज होगी, क्योंकि करंट की वजह से क्या क्रिएट होती है? मैग्नेटिक फील्ड। और मैग्नेटिक फील्ड की वजह से क्या चेंज होती है? फ्लक्स चेंज होती है। ये देखो भैया, मैग्नेटिक फील्ड है ना, करंट की वजह से क्या है? अकेला करंट थोड़ी है, मैग्नेटिक फील्ड है। फील्ड है यानी कि फ्लक्स है। बी भी लिख देता हूं कॉमा डाल के, फाई भी लिख देता हूं। करंट डिक्रीज हो रहा है तो मैग्नेटिक फील्ड डिक्रीज हो रही है, यानी कि फ्लक्स डिक्रीज हो रही है। करंट इंक्रीज हो रहा है यानी कि मैग्नेटिक फील्ड इंक्रीज हो रही है, यानी कि फ्लक्स इंक्रीज हो रही है। दोनों ही केसेस में ये कॉइल उसके चेंज को क्या करती है? अपोज करती है। इस फिनोमिना को कहा जाता है सेल्फ इंडक्शन। सेल्फ इंडक्शन, अपने में ही करंट के चेंज को अपोज कर देना, दैट फिनोमिना इज कॉल्ड सेल्फ इंडक्शन। ठीक है जी, बहुत बढ़िया। एक टर्म आती है सेल्फ इंडक्टेंस, जिसको एल से लिखते हैं, या फिर इसका दूसरा नाम होता है कोएफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्शन। कोएफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्शन क्या है? इसका मतलब समझिए जरा, इस बात का मतलब समझिए। सुनो, सुनिएगा, ठीक है। ये कॉइल है, इसमें करंट फ्लो हो रहा है। जितना ज्यादा करंट फ्लो होगा उतनी ज्यादा मैग्नेटिक फील्ड होगी, और जितनी ज्यादा मैग्नेटिक फील्ड होगी उतनी ज्यादा फ्लक्स इसमें से आएगी। ये करंट जो है वो चेंजिंग करंट है, चेंज हो रहा है भाई, ठीक है ना। करंट का चेंज होना जरूरी है भाई, तभी अपोज करेगी ये कॉइल, तभी अपोज करेगी, क्योंकि करंट के या फ्लक्स के चेंज को अपोज करना है ना। तो जितना ज्यादा करंट होगा उतनी ज्यादा फील्ड लाइंस, उतनी ज्यादा फ्लक्स। इसका मतलब ये हुआ ये फ्लक्स जो है वो करंट के प्रोपोर्शनल है। करंट के प्रोपोर्शनल है भाई, करंट के प्रोपोर्शनल है। जितना ज्यादा करंट उतना ज्यादा फ्लक्स। ये उस टाइम का करंट है, ये उस टाइम का करंट है भाई। करंट लगातार चेंज हो रहा है, अगले ही पल कुछ और होगा, उससे अगले पल कुछ और होगा, उससे अगले पल कुछ और होगा। तो ये टी टाइम पे कोई करंट आई मान लिया हमने, तो फ्लक्स उसके प्रोपोर्शनल होगी। प्रोपोर्शनलिटी हटेगी तो यहां पे कांस्टेंट आएगा, और उसको एल से लिखा जाता है भाई, और उस कांस्टेंट को बोलते हैं सेल्फ इंडक्टेंस। इस कांस्टेंट को बोलते हैं सेल्फ इंडक्टेंस ऑफ द कॉइल। इस कांस्टेंट को बोलते हैं सेल्फ इंडक्टेंस ऑफ द कॉइल, या इसका दूसरा नाम है वो ऊपर लिखा हुआ है कोएफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्शन। सेल्फ इंडक्शन का कोएफिशिएंट, कोएफिशिएंट, ठीक है जी। क्या ये बात क्लियर हुई है? ओके। ये क्या चीज है, क्या चीज है, समझाता हूं।
इससे पहले वाले चैप्टर्स में ओम्स लॉ आपने पढ़ा था, V इज प्रोपोर्शनल टू आई आर। प्रोपोर्शनलिटी हटती है तो R आता है रेजिस्टेंस। इससे अगले वाले चैप्टर में Q इज प्रोपोर्शनल टू V, तो प्रोपोर्शनलिटी हटती है तो कांस्टेंट आता है C, ये C होता है कैपेसिटेंस। इसी तरीके से फाई इज प्रोपोर्शनल टू I, तो कांस्टेंट हटता है तो फाई इज इक्वल टू Li, इसको बोलते हैं इंडक्टेंस। एंस देख रहे हो, रेजिस्टेंस, कैपेसिटेंस, इंडक्टेंस। V प्रोपोर्शनल टू I तो R आ गया, Q प्रोपोर्शनल टू V तो C आ गया, फाई प्रोपोर्शनल टू I तो L आ गया। समझ पा रहे हो? रेजिस्टेंस, कैपेसिटेंस, इंडक्टेंस। तो रेजिस्टेंस और कैपेसिटेंस की तरह एक तीसरी चीज यहां पे आ चुकी है जो कि इंडक्टेंस है, जो कि इंडक्टेंस है। फाई बाय आई, फाई बाय आई, इसे सेल्फ इंडक्टेंस कहते हैं कॉइल की, सेल्फ इंडक्टेंस कॉइल की। ध्यान देना मेरी बात पे, इसे कॉइल की सेल्फ इंडक्टेंस कहा जाता है। ठीक, ओके। ये क्या है? ये कॉइल की इंटरनल प्रॉपर्टी। आपको ये लग रहा होगा कि ये जो है फ्लक्स पे डिपेंड करेगी और करंट पे डिपेंड करेगी, नहीं। L does not depend on, L does not depend on फ्लक्स एंड करंट। ये फ्लक्स और करंट पे डिपेंड ही नहीं करता। ये तो कांस्टेंट आया है बेटा, ये देखो प्रोपोर्शनल थे दोनों, ये तो एक कांस्टेंट आया है यहां पे, ये इन पे डिपेंड थोड़ी करेगा बेटा। फॉर्मूले में कोई चीज आ रही है इसका मतलब ये नहीं होता कि वो उस पर डिपेंड करे। जैसे रेजिस्टेंस है, क्या वोल्टेज और करंट पे डिपेंड करता है? नहीं करता। कैपेसिटेंस है, क्या चार्ज और वोल्टेज पे डिपेंड करता है? नहीं करता। इंडक्टेंस है, तो क्या फ्लक्स और करंट पे डिपेंड करेगा? नहीं करेगा भाई, नहीं करता सच में डिपेंड। ये सर क्यों नहीं करता? अगर हम फ्लक्स बढ़ा दें तो क्या ये चेंज नहीं होगा? बेटा ये कॉइल की इंटरनल प्रॉपर्टी है, अभी आगे दिखा भी दूंगा, ठीक है जी, आगे बता भी दूंगा ये कि ये कॉइल की इंटरनल प्रॉपर्टी है। लेकिन अभी सुनो इस पे क्यों डिपेंड नहीं करता, तो ये सुनो। अगर आपने फ्लक्स बढ़ा दी, करंट बढ़ा दिया, सपोज करो 2I कर दिया, करंट डबल कर दिया आपने, तो फ्लक्स भी डबल हो जाएगी। अगर आपने करंट ट्रिपल कर दिया तो फ्लक्स भी ट्रिपल हो जाएगी। समझ पा रहे हो? इंडक्टेंस ने उतना ही रहना है, 2 से 2 कट जाएगा, 3 से 3 कट जाएगा, करंट 4 गुना हो गया, फ्लक्स भी 4 गुना हो जाएगी। इंडक्टेंस उतना ही रहेगा, ये इन पे डिपेंड नहीं करता भाई, ये इन पे डिपेंड नहीं करता। ठीक, किस पे करता है वो आगे बात करेंगे, ठीक है जी, ओके। यूनिट्स, फाई बाय आई, फाई के होते हैं वेबर, एम्पियर। वेबर पर एम्पियर को बोला जाता है हेनरी। फैराडे के साथ एक्सपेरिमेंट करने वाला इंसान हेनरी भी था, तो उसके सम्मान में इसकी यूनिट को हेनरी बोला जाता है। इसको H से डिनोट किया जाता है बेटा। किससे डिनोट किया जाता है? H से। इंडक्टेंस की यूनिट को हेनरी बोला जाता है। क्या बोला जाता है? हेनरी। रेजिस्टेंस और कैपेसिटेंस की तरह ये भी एक स्केलर क्वांटिटी है भाई, ये भी एक स्केलर क्वांटिटी है। स्केलर क्वांटिटीज की तरह ही इन्हें ऐड सब्ट्रैक्ट किया जाता है। जैसे कैपेसिटेंस एक स्केलर क्वांटिटी है और रेजिस्टेंस भी एक स्केलर क्वांटिटी है, तो उसी की तरह इन्हें ऐड सब्ट्रैक्ट किया जा सकता है। ठीक है जी, इस बात का ख्याल रखिएगा। फाई इज इक्वल्स टू एल आई, एल इज इक्वल्स टू फाई बाई आई। एल जो है वो कांस्टेंट है, फाई आई पे डिपेंड नहीं करता। इसी तरीके से रेजिस्टेंस वोल्टेज और करंट पे डिपेंड नहीं करता, कैपेसिटेंस चार्ज और वोल्टेज पे डिपेंड नहीं करता। यूनिट्स की बात करें, वेबर पर एम्पियर हेनरी बोलते हैं। क्वांटिटी कैसी है? स्केलर क्वांटिटी। ठीक, ओके, आगे बढ़ते हैं। अगर मान लो n लूप्स हैं, अगर n लूप्स आर कंसिडर्ड, या अगर एक लूप है तो ठीक है, अगर आप n लूप्स कंसिडर करते हो, जैसे मान लो
ये कॉइल है, इसमें n लूप्स है तो कॉइल ही ना, n लूप्स हैं, और फाई इज द फ्लक्स थ्रू वन लूप या कॉइल। फाई जो है वो एक कॉइल की फ्लक्स है, टोटल नहीं है, वो एक कॉइल की फ्लक्स है। तो उसमें आप क्या लिखोगे, उसमें आप लिखोगे n फाई इज प्रोपोर्शनल टू आई, n फाई इज प्रोपोर्शनल टू आई। इसमें क्या लिखा था, फाई इज प्रोपोर्शनल टू आई, ये टोटल फ्लक्स थी। या फिर ऐसा मान लो कि इसमें एक ही लूप थी, एक लूप की फ्लक्स, अगर एक ही लूप है तो बढ़िया बात है, अगर n लूप्स हैं तो n फाई कर दो, ठीक है जी। तो n फाई इज इक्वल्स टू एल आई, L इज इक्वल्स टू n फाई बाय आई, तो उसमें ये हो जाएगा L इज इक्वल्स टू n फाई बाय आई, ठीक है जी। तो मतलब टोटल फ्लक्स देखनी है भाई, ठीक है ना, टोटल फ्लक्स, ये कौन सी फ्लक्स है, n फाई, टोटल फ्लक्स हो गई थ्रू n लूप्स, ये हो गई टोटल फ्लक्स थ्रू n लूप्स। चलो बहुत बढ़िया, अब इसके कुछ सवाल कर लेते हैं। चैप्टर में थ्योरी एडी करंट तो है ही, थ्योरी वाला चैप्टर, ठीक है ना, थ्योरी वाला टॉपिक ही है, लेकिन ये थ्योरी वाला नहीं है, इसमें न्यूमेरिकल्स भी आपको करने हैं। तो न्यूमेरिकल देखो, कर्नाटका नीट 2013 के अंदर आया था, कर्नाटका नीट 2013 के अंदर ये न्यूमेरिकल आया था। करंट ऑफ 2.5 एम्पियर फ्लोज थ्रू द कॉइल ऑफ इंडक्टेंस 5 हेनरी, द मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक्ड विद द कॉइल इज, कह रहे हैं कि एक कॉइल है, उसमें 2.5 एम्पियर करंट फ्लो कर रहा है और उसका इंडक्टेंस 5 हेनरी है, तो मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक्ड विद द कॉइल कितनी होगी। बहुत आसान है, एल आई, ठीक है जी, एल कितना है 5 और आई कितना है 2.5, बस दोनों को मल्टीप्लाई कर दो। नंबर ऑफ टर्न्स तो कोई दे नहीं रखे, नंबर ऑफ टर्न्स तो कोई दे नहीं रखे, तो उसका कोई झंझट तो है नहीं, खत्म। अगला सवाल ये देखो, लॉन्ग सोलेनॉइड है, लॉन्ग सोलेनॉइड है, इसकी नंबर ऑफ टर्न्स देखो 500 दे रखी हैं, 2008 का सवाल है बेटा, ये पॉज करो सॉल्व करो। नंबर ऑफ टर्न्स सोलेनॉइड के अंदर 500 है, करंट इसमें 2 एम्पियर का फ्लो हो रहा है, is passed through it, the resulting magnetic flux linked with each turn of the solenoid, एक टर्न के थ्रू सोलेनॉइड के 4 इंटू 10 की पावर -3, एक टर्न के थ्रू जो है 4 इंटू 10 की पावर -3 है। द सेल्फ इंडक्टेंस ऑफ द सोलेनॉइड इज, अब बेटा आपको पता है कि n फाई इज इक्वल्स टू एल आई लगाओगे, क्योंकि नंबर ऑफ टर्न्स दे दी ना, तो ये लगाओगे। अब L जो होगा वो n फाई बाय आई होगा, बस यही निकालना है। n कितना है 500, ये है 4 इंटू 10 की पावर -3, और i की वैल्यू कितनी है 2, तो 500 इंटू 4 हो गया जी 2000, और ये 10 की पावर -3 बाय 2, ये 2000 के पीछे 3 जीरो लगी हैं, ये 10 की पावर -3 है, ये कट गया, तो ये बचा कितना 2 बाय 2 यानी कि 1 हेनरी, खत्म। आंसर आ गया जी इसका 1 हेनरी, 1 हेनरी आंसर है। क्लियर, क्लियर है जी। आगे बढ़ो, इंड्यूस्ड ईएमएफ इन एन इंडक्टर, ये जो इंडक्टर है इसको इंडक्टर बोलेंगे, इसको क्या बोलेंगे, जिसका इंडक्टेंस होता है उसको इंडक्टर बोलते हैं, ठीक है ना, जिसका इंडक्टेंस होता है, जिसका इंडक्टेंस होता है, जिनको हिंदी लिखनी नहीं आती तो उनके लिए मैं बोल रहा हूं, जिनका इंडक्टेंस होता है उसको इंडक्टर कहते हैं, इंडक्टर, इसका नाम है इंडक्टर, ये इंडक्टर हो गया, इसकी बात हो रही है। मतलब इंडक्टर जब भी वर्ड यूज आएगा
इसका मतलब आपसे इस कॉइल के बारे में बात की जा रही। इसमें इंड्यूस्ड ईएमएफ कितना होगा, इसमें इंड्यूस्ड ईएमएफ कितना होगा भाई, अगर इसमें करंट चेंज हो रहा है, ठीक है ना, इसका मतलब फ्लक्स चेंज हो रही है, इसका मतलब इसके अंदर की जो फ्लक्स है वो चेंज हो रही है। तो इंड्यूस्ड ईएमएफ कितना है, इंड्यूस्ड ईएमएफ होता है माइनस डी फाई बाई डी टी, माइनस डी फाई बाई डी टी, ठीक है जी। अब फाई को आप लिख सकते हो एल आई, फाई को लिख सकते हो आप एल आई। करंट तो चेंज हो रहा है, उसको डिफरेंशिएशन के बाहर नहीं लिख सकते, इंडक्टेंस को लिख सकते हो, ये कांस्टेंट है। तो इंड्यूस्ड ईएमएफ जो हो गया माइनस एल डी आई बाई डी टी, माइनस एल डी आई बाई डी टी। ये इंड्यूस्ड ईएमएफ की वैल्यू हो गई, ये इंड्यूस्ड ईएमएफ की वैल्यू हो गई। आपको कुछ नहीं करना, माइनस डी फाई बाई डी टी होता है, फाई एल आई आ गया, एल को बाहर लिख लो, एल कांस्टेंट है, और ये डी आई बाई डी टी बचा, बस निकाल लो। इंड्यूस्ड ईएमएफ आ जाएगा। माइनस किस लिए आया, क्योंकि जिसकी वजह से प्रोड्यूस होता है उसको क्या करता है, अपोज करता है भाई, जिसकी वजह से प्रोड्यूस होता है उसको ही क्या करता है, अपोज करता है। तो माइनस एल डी आई बाई डी टी, ये हमारे पास इंड्यूस्ड ईएमएफ की क्या आ गई, वैल्यू आ गई, ठीक है जी। दिस इज द वैल्यू ऑफ इंड्यूस्ड ईएमएफ माइनस एल डी आई बाई डी टी। करंट चेंज हो रहा है, फ्लक्स चेंज हो रही है, फ्लक्स चेंज हो रहा है, तो इंड्यूस्ड ईएमएफ आ रहा है, और इंड्यूस्ड ईएमएफ कितना है, माइनस एल डी आई बाई डी टी। एल हो गया ये, और डी आई बाई डी टी रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट, डी आई बाई डी टी क्या होगा, रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट, रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट। अगर आपको इनिशियल और फाइनल करंट गिवन है, मान लो आपको गिवन है I1 इनिशियल करंट, क्वेश्चन के अंदर आपको I1 इनिशियल करंट गिवन है, I2 आपको फाइनल करंट गिवन है, तो इंड्यूस्ड ईएमएफ क्या होगा, माइनस एल डी आई बाई डी टी, माइनस एल डी आई लिखोगे I2 माइनस I1, चेंज इन करंट, चेंज इन करंट, और बाय डी टी की जगह टी लिख दो, टाइम, माइनस एल I2 माइनस I1 बाय टाइम। ये हमारे पास इंड्यूस्ड ईएमएफ की वैल्यू आ जाएगी जब इनिशियल और फाइनल करंट गिवन होंगे। मतलब जैसा गिवन है, अगर डी आई बाई डी टी गिवन है तो सीधा लिख दो, अगर इनिशियल फाइनल करंट गिवन है तो वो लिख दो, कोई दिक्कत नहीं है इसमें, ये चीजें सेम ही है, कोई फर्क नहीं है। माइनस एल डी आई बाई डी टी, माइनस एल डी आई बाई डी टी, ये बस लिखने का तरीका चेंज हुआ और कुछ ना चेंज हुआ भाई, ठीक है जी, और कुछ नहीं चेंज हुआ। आप समझो कि कुछ चेंज हो गया ना भाई, चेंज ना हुआ कुछ, ठीक है ना, यहां पे कुछ भी चेंज नहीं हुआ है, समझो इधर, ये सवाल रहा भाई। द करंट इन द सेल्फ इंडक्टेंस L is equals to 40 millihenry is to be increased uniformly from 1 ampere to 11 ampere in 4 milliseconds. The induced EMF in the inductor during the process is 1990 का सवाल है भाई। एक सेल्फ इंडक्टेंस है जिसका 40 मिली हेनरी है, मतलब 40 इंटू 10 की पावर माइनस 3 हेनरी, ठीक है जी, is to be increased uniformly from current 1 ampere टू 11 एम्पियर, ठीक है जी, इन 4 मिली सेकेंड। कितने में इंक्रीज किया है, 4 मिली सेकेंड, मतलब 4 इंटू 10 की पावर माइनस 3 सेकेंड, ठीक है जी। तो इंड्यूस्ड ईएमएफ इन द इंडक्टर इन द प्रोसेस, इस इंडक्टर के अंदर जो करंट फ्लो हो रहा है ये चेंज किया है, चेंज फ्रॉम 1 एम्पियर टू 11 एम्पियर, ठीक है जी। तो इसमें इंड्यूस्ड ईएमएफ कितना आएगा इस प्रोसेस के दौरान, यह पूछा गया। तो माइनस एल I2 माइनस I1 बाय टी, या माइनस एल डी आई बाई डी टी, ऐसा कह लो, एक ही बात है, कोई फर्क नहीं है। लिखो माइनस एल, एल कितना है 40 इंटू 10 की पावर माइनस 3, करंट में चेंज कितना आया 11 माइनस 1,
DI भी क्या है, चेंज इन करंट ही तो है, और DT यानी कि टाइम, DT कह लो या T कह लो, यानी कि टाइम 4 मिली सेकेंड, 4 मिली सेकेंड भाई, ठीक है जी, 4 मिली सेकेंड। तो जो कट रहा है वो काट दो, ये 10, तो E आ गया हमारे पास -10, और 11 -1 ये भी 10, तो -100 वोल्ट। हमें तो मैग्नीट्यूड बताना है, अगर सिर्फ मैग्नीट्यूड बताया जाए तो 100 वोल्ट आ जाएगा भाई। 1990 का सवाल है। डायरेक्शन तो अपोजिट होगी, जैसा भी होगा, क्योंकि अपोज करने की वजह से प्रोड्यूस होती, ठीक है ना, इसी वजह से माइनस आया। मैग्नीट्यूड जो है वो 100 है, वो आंसर हमने टिक कर दिया। इसका जो मैग्नीट्यूड आ रहा है वो कितना आ रहा है, 100 आ रहा है। अगले सवाल पे आ जाओ, ये अगला सवाल है, देखो जरा। When the current changes from +2 ampere to -2 ampere in 0.5 second, 0.05 second, an EMF of 8 volt is induced in the coil. The coefficient of self induction of the coil is, देखो फॉर्मूला यही है या यही है, जैसा आपकी श्रद्धा लगे। EMF इंड्यूस, आपसे सेल्फ इंडक्टेंस पूछा है, EMF इंड्यूस कितना है, 8, माइनस लगाना है लगा लो, नहीं लगाना मत लगाओ, आपकी मर्जी। I2 - I1, I2 कितना है, -2 एम्पियर, और I1 है 2 एम्पियर, मतलब करंट की डायरेक्शन चेंज हुई है। मतलब पहले अगर करंट इधर था कॉइल में, तो बाद में जो करंट है वो ऑपोजिट हो गया। पहले अगर इधर था, बाद में इधर हो गया। कितने टाइम में, -0.05 सेकेंड में, ठीक है जी। तो माइनस यहां पे L, I2 - I1, -2 में से 2 घटा दो, बाय टाइम 0.05, ठीक। 8 इज इक्वल्स टू -L इंटू -4 बाय 0.05, तो 8 इज इक्वल्स टू L इंटू 4, और ये 0.05। तो L की वैल्यू आपको निकालनी है, 8 इंटू 0.05 बाय 4, ठीक है जी। ये 2 इंटू 0.05, 2 इंटू 5 10 हो जाता है, तो 0.10, इसको आप 0.1 लिख सकते हो। देख लो भाई, बस कैलकुलेशन ही है और कुछ नहीं है, कैलकुलेशन है और कुछ नहीं है। 8 खत्म, ठीक है जी। क्लियर होना चाहिए भाई पूरा। सेल्फ इंडक्टेंस ऑफ सोलेनॉइड, इस सोलेनॉइड की बैरी आपको मैंने बताया था बेटा, बड़ी नहीं बेटा, बड़ी भी बोल सकते हैं, बड़ी बोल रहा था, बड़ी। मैंने बताया था कि ये जो सेल्फ इंडक्टेंस है ये फाई और आई पे डिपेंड नहीं करती। तो सर ये किस पे डिपेंड करती, किस पे है आखिर, करती किस पे है, वही बता रहा हूं। मैं इसकी सेल्फ इंडक्टेंस को निकालूंगा। सुनो, मान लो हमारे पास एक सोलेनॉइड है, मान ली, ठीक, लॉन्ग सोलेनॉइड मानो, लॉन्ग सोलेनॉइड, क्या जी, कैसी सोलेनॉइड है हमारे पास, लॉन्ग सोलेनॉइड।
इसका जो रेडियस है इसकी लेंथ से काफी छोटा है, रेडियस इज मच मच लेस देन लेंथ, देयरफॉर सोलेनॉइड कैन बी अज्यूम्ड इनफाइनाइट, सोलेनॉइड कैन बी अज्यूम्ड इनफाइनाइट। जब भी सोलेनॉइड का जो क्रॉस सेक्शनल रेडियस है वो यानी कि क्रॉस सेक्शनल रेडियस लेंथ के मुकाबले में बहुत कम होगा, बहुत पतली होगी सोलेनॉइड इसकी लेंथ के मुकाबले में, तो इसकी लेंथ को हम इनफाइनाइट मान सकते हैं, यानी कि सोलेनॉइड को लॉन्ग मान सकते हैं। इसके लिए हम सोलेनॉइड में लॉन्ग वाले जितने भी फॉर्मूले होते हैं सारे लगा सकते हैं। ठीक है जी, मैं इसकी सेल्फ इंडक्टेंस आपको निकाल के दिखाऊंगा। तरीका क्या लगाना है सर? यही तरीका लगाऊंगा और सेल्फ इंडक्टेंस आपके सामने होगी। सुनो, नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ स्मॉल एन है, ये तो बच्चे बच्चे को पता है। कैपिटल एन को मैं बोलता हूं नंबर ऑफ टर्न्स, नंबर ऑफ टर्न्स, टर्न्स। कुछ बच्चे सोच रहे होंगे सर तो टर्न्स बोल रहे हैं, सर को बोलना नहीं आता। अरे पागल, आपको समझ में आए इसलिए मैं टर्न्स बोल रहा हूं, नहीं तो मैं टर्न्स बोल सकता। कुछ बच्चों को सर टर्न्स क्या होता है? क्या टर्न्स TONS होता है? क्या टर्न्स TONS होता है? टर्न्स। मेरी अंग्रेजी तो बहुत घातक है भाई, बहुत ज्यादा घातक। टर्न्स, दिस इज टर्न्स भाई, तुमको दुगना लगान देना पड़ेगा। बहुत घातक अंग्रेजी है भाई, समझ नहीं पाओगे अगर मैंने बोलना शुरू किया। हाँ सुनो फिर इधर, जो इसका सोलेनॉइड में करंट है, सोलेनॉइड का जो करंट है, सोलेनॉइड का जो रेडियस है, सोलेनॉइड का जो लेंथ है, इधर तुमको दिखाई दे रहा है। ओके, सबसे पहले इसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड निकालेगा, क्योंकि इस करंट की वजह से मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगी। निकालने का क्या है मेरे को पता है, मैग्नेटिक फील्ड होता है म्यू नॉट एन आई, म्यू नॉट एन आई। ठीक है, ओके, म्यू नॉट एन आई होता है। अब ये नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ होता है। फ्लक्स आएगा, फ्लक्स थ्रू वन टर्न, इसको मैं फाई बोल देता है। फ्लक्स थ्रू वन टर्न, एक टर्न, ईच टर्न, उसको मैं फाई बोल देता है भाई। फाई क्या होगा? B इंटू ए, जो भी इसका एरिया होगा क्रॉस सेक्शनल एरिया, एरिया क्या होगा? पाई आर स्क्वायर। एरिया क्या होगा भाई? पाई आर स्क्वायर। वो बाद में पुट करेंगे अगर जरूरत पड़ी तो। पाई इज इक्वल टू B इंटू ए, नहीं तो पता ही है बस एरिया जहां पे भी लिखा होगा पाई आर स्क्वायर बोल देंगे उसको। पाई इज इक्वल टू B इंटू ए। टोटल फ्लक्स थ्रू n टर्न्स, कितनी टर्न्स हैं टोटल? n, n फाई। यहां पे नंबर ऑफ टर्न्स आएंगी, नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ नहीं, नंबर ऑफ टर्न्स, n फाई। क्या बनेगा? NBA, B की वैल्यू वो रही म्यू नॉट स्मॉल एन आई इंटू ए। तो ये n फाई जो है वो कह रहे हैं ये LI के इक्वल होगा। हमें पता है कि n फाई जो है वो LI के इक्वल है। पुट करो, ये n फाई की वैल्यू है। n फाई की वैल्यू क्या है? n म्यू नॉट स्मॉल एन आई ए, म्यू नॉट स्मॉल एन आई ए इज इक्वल्स टू LI। आई से आई कट गया, सेल्फ इंडक्टेंस की वैल्यू आ गई n म्यू नॉट स्मॉल एन एरिया, ये आई है। अभी इसको थोड़ा सा अरेंज करूंगा, लेकिन एक बात समझो जरा, करंट कट गया। मैंने आपको बोला था कि सेल्फ इंडक्टेंस करंट या फ्लक्स पे डिपेंड ही नहीं करती।
सेल्फ इंडक्टेंस का फाइनल फॉर्मूला देखो, क्या इसमें कहीं पे फ्लक्स दिखाई दे रही है? क्या कहीं पे करंट दिखाई दे रहा है? हाँ, हमने निकाला इसको करंट और फ्लक्स की मदद से ही है, ठीक है ना। पहले इसमें करंट माना, फिर मैग्नेटिक फील्ड निकाली, फिर फ्लक्स निकाली, फिर टोटल फ्लक्स निकाली, फिर उसको LI के बराबर किए, ये स्टेप किए हमने। लेकिन क्या ये इन दी फाइनल एंड जो बन के आ रही है, क्या ये फ्लक्स पे डिपेंड कर रही है? क्या ये करंट पे डिपेंड कर रही है? नहीं कर रही। किस पे डिपेंड कर रही है वो देखो। इसको थोड़ा सा अरेंज करते हैं। म्यू नॉट स्मॉल एन कैपिटल एन इंटू एरिया, ये सेल्फ इंडक्टेंस की वैल्यू है। ऐसे जनरली लोग याद नहीं करते। इसको मैं लिख लेता हूं, म्यू नॉट नंबर ऑफ टर्न्स, ये पर यूनिट लेंथ है। स्मॉल एन को मैं ये लिख सकता हूं भाई, स्मॉल एन को क्या मैं कैपिटल एन बाय लेंथ लिख सकता हूं? और कैपिटल एन एक तो है ही, और इनटू एरिया तो है ही, तो ये बन गया म्यू नॉट एन स्क्वायर एरिया बाय लेंथ। म्यू नॉट एन स्क्वायर एरिया बाय लेंथ, ये सेल्फ इंडक्टेंस की वैल्यू हो गई। ये याद रखते हैं जनरली लोग। एक और फॉर्मूला भी याद रखते हैं, वो भी बताऊंगा आपको। पहले इस फॉर्मूले को निहार लो अच्छे से। सेल्फ इंडक्टेंस, ये कैपिटल एल और स्मॉल एल में कंफ्यूज मत हो जाना बेटा। कैपिटल एल सेल्फ इंडक्टेंस है, ठीक है जी। कैपिटल एल सेल्फ इंडक्टेंस है, ये नंबर ऑफ टर्न्स है, ये एरिया है, ये लेंथ है। ये नंबर ऑफ टर्न्स है, ये एरिया है, ये लेंथ है। सेल्फ इंडक्टेंस सोलेनॉइड की, ये सेल्फ इंडक्टेंस है। दोबारा सुन लो, एरिया पाई आर स्क्वायर है, ठीक है जी। दोबारा बनाता हूं, डेरिवेशन नहीं कर रहा दोबारा। ये लेंथ है, इसका रेडियस r है, तो एरिया पाई आर स्क्वायर। नंबर ऑफ टर्न्स कैपिटल N, नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ स्मॉल n, इन सारी चीजों पे डिपेंड करता है। तो सेल्फ इंडक्टेंस की वैल्यू क्या है? म्यू नॉट एन स्क्वायर एरिया डिवाइडेड बाय लेंथ। अच्छा, इसको ऐसा भी लिख सकते थे, देखो ये लिखा हुआ है म्यू नॉट स्मॉल एन कैपिटल N इंटू एरिया। किसी को चाहिए भाई, क्लास में बहुत टाइप के बच्चे होते हैं। कुछ बच्चे जिद्दी हैं, वो कह रहे हैं हमें कैपिटल एन की फॉर्म में नहीं चाहिए, हमें स्मॉल एन की फॉर्म में आंसर चाहिए। तो कोई घबराने वाली बात नहीं है। आप जो ये कैपिटल एन लिखा हुआ है, इसको स्मॉल एन इंटू लेंथ कर दो, कर सकते हो। देखो स्मॉल एन जो होता है वो कैपिटल एन बाय एल होता है, स्मॉल एन जो होता है वो कैपिटल एन बाय एल होता है। तो कैपिटल एन को स्मॉल एन इंटू एल बोल सकते हो, बोल सकते हैं, लिख दिया। ये बन गया म्यू नॉट स्मॉल एन स्क्वायर एरिया इंटू लेंथ, स्मॉल एन स्क्वायर एरिया इंटू लेंथ, स्मॉल एन स्क्वायर एरिया इंटू लेंथ। इसमें लेंथ नीचे आ रही है, इस फॉर्मूले में लेंथ ऊपर आ रही है। अगर क्वेश्चन में आपको दे रखा है नंबर ऑफ टर्न्स फिक्स हैं, अगर ये फिक्स दे रखा है तो इंडक्टेंस इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू लेंथ जाएगी। और अगर क्वेश्चन में दे रखा है नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ फिक्स है, तो इंडक्टेंस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ जाएगी भैया, ठीक है ना। एरिया बाकी चीजें तो है ही, ठीक है ना, म्यू नॉट भी है, बाकी चीजें भी है, उनकी बात नहीं कर रहा। मेन तौर पे इधर देखो, क्योंकि इनमें लेंथ आती है बेटा, इसमें इसके अंदर लेंथ आती है। नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ है, ये नंबर ऑफ टर्न्स है। अगर क्वेश्चन के अंदर बोल रखा कि नंबर ऑफ टर्न्स फिक्स है, तो इंडक्टेंस इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू लेंथ। और अगर नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ फिक्स है, तो इंडक्टेंस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ, ठीक है जी। इंडक्टेंस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ, ठीक है जी। इस बात का आप ख्याल रखिएगा कि कहां पे क्या फॉर्मूला लगाना है। फॉर्मूला एक ही है, फॉर्मूला सेम है, ठीक है ना, फॉर्मूला सेम है, ठीक है ना। ये दोनों याद करने हैं आपको, ये दोनों याद करने हैं, ये भले ही मत याद करो,
ये दोनों याद कर लो, ठीक है जी। लेकिन कहां पे क्या लगाना है ये आपको पता होना चाहिए, कहां पे क्या लगाना है ये आपको पता होना चाहिए। अब ये किस किस पे डिपेंड करती है ये सुनो, किस किस पे डिपेंड कर रही है ये, नंबर ऑफ टर्न्स, एरिया, लेंथ, ये सब ज्योमेट्री हो गया। नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ, एरिया, लेंथ, ये क्या है, ये सारी चीजें क्या रिप्रेजेंट कर रही हैं, ज्योमेट्री, मतलब इसका स्ट्रक्चर, ज्योमेट्री मतलब स्ट्रक्चर। तो सेल्फ इंडक्टेंस जो है वो डिपेंड करता है, डिपेंड्स ऑन ज्योमेट्री, बोलो स्ट्रक्चर, बोलो शेप साइज, बोलो। और एक चीज, ये तो चलो ज्योमेट्री बोलो, स्ट्रक्चर बोलो, शेप साइज बोलो, कुछ मर्जी बोलो, और एक चीज पे डिपेंड करती है, म्यू नॉट एंड मीडियम इनसाइड द कॉइल। कॉइल के अंदर कौन सा मीडियम है, इस बात पे भी इंडक्टेंस डिपेंड करती है। कॉइल के अंदर कौन सा मीडियम है, इस बात पे भी इंडक्टेंस डिपेंड करती है। अंदर क्या है, वैक्यूम, अंदर क्या है, वैक्यूम है, हाँ जी है, तो इसीलिए म्यू नॉट आया है यहां पे। अगर मान लो इसी कॉइल के अंदर कोई मैग्नेटिक मटेरियल रख दिया जाए, ये मैग्नेटिक मटेरियल रख दिया, मैग्नेटिक मटेरियल जिसकी कुछ परमिएबिलिटी होगी म्यू, और रिलेटिव परमिएबिलिटी म्यू आर होगी, तो उस केस में इंडक्टेंस क्या आएगी भैया। अगर ये फॉर्मूला लगा रहे हो तो बस, या कोई भी लगा लो, बस म्यू नॉट की जगह आपको म्यू रखना है, तो म्यू एन स्क्वायर एरिया इंटू लेंथ, और म्यू को आप लिख सकते हो म्यू नॉट इंटू म्यू आर, या म्यू नॉट, जैसे मर्जी लिख लो। यानी कि म्यू नॉट की जगह पे म्यू आ जाएगा, और म्यू क्या होता है, म्यू आर म्यू नॉट, भाई अरे ये तो पता है ना, म्यू आर जो होता है वो म्यू बाय म्यू नॉट होता है, तो म्यू को म्यू आर म्यू नॉट बोल सकते हैं, बोल सकते हैं। तो सेल्फ इंडक्टेंस इन पे डिपेंड करती है भाई, सेल्फ इंडक्टेंस इन पे डिपेंड करती है। म्यू आर म्यू नॉट एन स्क्वायर एरिया इंटू लेंथ, कुछ नहीं करना, पहले म्यू नॉट था उसको म्यू आर से मल्टीप्लाई कर दो, बात खत्म हो जाए। जो भी मटेरियल डाला उसकी रिलेटिव परमिएबिलिटी आ जाएगी साथ में, या तो म्यू लिख लो या फिर म्यू आर म्यू नॉट लिख लो, ठीक है जी। तो इससे इंडक्टेंस बढ़ जाएगी अगर म्यू आर जो है वो ज्यादा है, ठीक है ना, 1 से बड़ा है, ठीक है जी। 1 से बड़ा किस मटेरियल के लिए होता है, पैरामैग्नेटिक के लिए और फेरोमैग्नेटिक मटेरियल के लिए। फेरोमैग्नेटिक मटेरियल के लिए 1 से बहुत बड़ा होता है, तो अगर इसके अंदर फेरोमैग्नेटिक मटेरियल डाल दिया गया तो सेल्फ इंडक्टेंस बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी, वेरी मच लार्ज इंक्रीज आएगा सेल्फ इंडक्टेंस के अंदर, ठीक है जी। तो इन पे डिपेंड करती है। एक नीट का पीवाईक्यू क्वेश्चन आया था, नीट पीवाईक्यू था, उसमें क्या था कि नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ, इसको डबल कर दिया था, बाकी चीज किसी चीज के बारे में कुछ नहीं कहा था, इसको डबल कर दिया भाई, ठीक है ना, बाकी किसी चीज के बारे में कुछ भी नहीं कहा था। तो ये सोलेनॉइड है, ठीक है ना, बाकी किसी चीज के बारे में कुछ नहीं कहा था, तो म्यू नॉट एन स्क्वायर एरिया इंटू लेंथ। अब इसका मतलब बाकी किसी चीज के बारे में कुछ नहीं कहा तो उनको फिक्स मान के चलेंगे भैया, वरना तो दे देते, ठीक है ना। तो इसको भाई ये 2 टाइम्स कर दिया, तो इंडक्टेंस कितने गुना हो गई भाई, इंडक्टेंस जो वो एन स्क्वायर के प्रोपोर्शनल है। अब ये डबल कर दिया, अब नई वाली जो इंडक्टेंस आएगी उसमें 2n आएगा, यानी कि 4n स्क्वायर। तो नई वाली इंडक्टेंस जो है वो पुरानी वाली इंडक्टेंस की कितने गुना हो जाएगी, 4 गुना। 4 भाई 2 है, डबल कर दिया तो इसका स्क्वायर है, 2 का स्क्वायर कितना, 4। भाई आपको कुछ भी करने की जरूरत नहीं है, टीबी स्पेशल सुनो, सिंपल सी बात, इंडक्टेंस एन स्क्वायर के प्रोपोर्शनल है,
और n को डबल किया और 2 का स्क्वायर 4 होता है। बस, इसमें कुछ स्पेशल नहीं है, ये तो वैसे ही लिख दिया मैंने, बस सिंपल सा लॉजिक है भाई। ये n के स्क्वायर के प्रोपोर्शनल है, इसको डबल किया तो ये 4 गुना हो गया, खत्म बात। नीट का PYQ है भाई, ठीक है ना, इसके ऊपर आया हुआ है। तो आज हमने एडी करंट्स पढ़े और सेल्फ इंडक्टेंस पढ़े। नेक्स्ट क्लास के अंदर म्यूचुअल इंडक्टेंस पढ़ने वाले हैं भाई, म्यूचुअल इंडक्टेंस नेक्स्ट क्लास में, और उसके बाद सर्किट्स भी पढ़ेंगे बेटा, है ना, सर्किट्स भी पढ़ेंगे ये नेक्स्ट क्लास में। म्यूचुअल इंडक्टेंस को डिस्कस करेंगे, सर्किट्स जितना टाइम बचेगा सर्किट्स के बारे में भी कर सकते हैं हम, और उसके बाद जो है ये चैप्टर की समाप्ति हो जाएगी। ठीक है जी, तो तब तक के लिए शुक्रिया, शुभ रात्रि, शब ख़ैर, टेक केयर, गुड नाइट, अपना ख्याल रखेगा, फिर मिलते हैं भाई, बाय बाय।